बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, आज आपके पॉलिटेक्निक के प्रिपरेशन का 9th डे है और ये आपके केमिस्ट्री का भी लास्ट चैप्टर है। बेटा, आप किसी भी स्टेट के अगर पॉलिटेक्निक की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका स्वागत है। यहां पर हम सभी चैप्टर पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करते हैं ताकि आपकी रैंक जो है वो एक बार में आ जाए। और जिन्होंने मेरी बात मानी है, देखो मैं हर बार आपको वीडियो अपना रिजल्ट दिखाता हूं। प्रीवियस कुछ रिजल्ट है, आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं बच्चों। ये टॉप होल्डर्स, रैंक होल्डर्स बच्चे हैं और ये जो बच्चे हैं इन सभी का रिजल्ट मैंने विद एप्लीकेशन नंबर एंड रोल नंबर आपको दे रखा है। तो हर एक रिजल्ट जो आपके स्क्रीन पर आ रहा है ये ऑथेंटिक रिजल्ट है और ये सभी रिजल्ट भी मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर रहा है। आप चाहो तो वहां से भी देख सकते हो। 2018 में देखिए 183 गवर्नमेंट सिलेक्शन हुई थी और 2019 में पिछले साल ही का रिजल्ट है जिसमें मैंने एक एक बच्चे का जो रिजल्ट है उसकी लाइव रिकॉर्डिंग करके YouTube पे अपलोड कर रखा है। ये रिजल्ट मैं आपको इसलिए हर बार दिखाता हूं ताकि आपको समझा सकूं कि बच्चों जो हम पढ़ते हैं चैप्टर अगर हम उसे पॉइंट टू पॉइंट समझ लें तो हमारी रैंक एक बार में आ जाएगी। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पहले पॉइंट से आपको कुछ बेसिक पॉइंट याद करना है। फर्स्ट पॉइंट आपको याद करना बेटा, आज की डेट में 118 एलिमेंट्स। अगर एग्जाम में आता है कि एट प्रेजेंट कितने एलिमेंट है तो 118 पे आप टिक करोगे। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 2 आपसे कहता है डॉबेराइनर ट्राइड्स। जी हां, डॉबेराइनर जो है बच्चों एक वैज्ञानिक का नाम है, साइंटिफिक नेम है, साइंस का नाम है, ये साइंटिस्ट का नाम है। ये इन डॉबेराइनर साइंटिस्ट ने हमें एक ट्राइड प्रिंसिपल दिया था, इसलिए बोलते हैं डॉबेराइनर ट्राइड। तो याद रखना ट्राइड प्रिंसिपल, ये ट्राइड प्रिंसिपल किसने दिया था? ट्राइड प्रिंसिपल दिया था डॉबेराइनर साइंटिस्ट ने। डॉबेराइनर जो एक जर्मन केमिस्ट थे, तो एक चीज तो आपको क्लियर हो गई कि डॉबेराइनर कहां के थे? जर्मन के थे। इन्होंने 1817 में 1817 में क्लासिफाई द एलिमेंट इनटू ट्राइड्स। इन्होंने एलिमेंट के ट्राइड्स बनाए थे। ट्राइड्स होता है 3x3 का मैजिक स्क्वायर। 3x3 के मैजिक स्क्वायर को हम ट्राइड्स कहते हैं। तो डॉबेराइनर जो कि एक जर्मन साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1817 में हमें एक ट्राइड प्रिंसिपल दिया था बच्चों। तो ट्राइड प्रिंसिपल किसने दिया था? डॉबेराइनर ने दिया था। ये कहां के थे? जर्मन के थे। इन्होंने ट्राइड प्रिंसिपल कब दिया? 1817 में दिया था। तो एक लाइन में कई सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट कहता है कि डॉबेराइनर इन 1817 स्टेट दैट, डॉबेराइनर ने 1817 में हमें बताया कि when elements are arranged in the order of increasing atomic mass, अगर एलिमेंट्स को उनके असेंडिंग ऑर्डर में, उनके एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया जाए, हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होती है, द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट ऑफ द ट्राइड, जो एटॉमिक मास होता है ना मिडिल एलिमेंट के ट्राइड्स का, वो इक्वल होता है द अर्थमेटिक मीन ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द अदर टू एलिमेंट। वो इक्वल होता है अर्थमेटिक मीन, किसका मीन? द एटॉमिक मास ऑफ अदर टू एलिमेंट्स। इसका क्या मतलब हुआ सर जी? इसका मतलब है बच्चों कि मान लीजिए आपके पास 3 एलिमेंट्स है, ए, बी और सी, 3 एलिमेंट्स है। तो ए और सी का जो मास होगा इसका एवरेज, ए बी सी 3 एलिमेंट है, तो ए और सी के जो मास का एवरेज होगा वो बीच वाले बी एलिमेंट के मास के अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा। ए बी सी 3 एलिमेंट लाइन से लगे हुए हैं, तो ए और सी के मास का एवरेज इक्वल होगा बी के मास के। तो इन्होंने क्या कहा? देखो ध्यान से, द एटॉमिक ऑफ मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट, मिडिल एलिमेंट मतलब बी एलिमेंट ऑफ द ट्राइड इक्वल टू द अर्थमेटिक मीन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ अदर टू एलिमेंट। अब अदर टू एलिमेंट का मतलब है फर्स्ट ए और सी, तो ए और सी का जो मास का एवरेज होगा वो बी के इक्वल होगा। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? द लिमिटेशन ऑफ डॉबेराइनर क्लासिफिकेशन वर, डॉबेराइनर की लिमिटेशन ये थी दैट की ही कुड आइडेंटिफाई ओनली 3 ट्राइड्स। ये केवल 3 ट्राइड्स बना पाए। 3 ट्राइड्स का मतलब है बच्चों 9 एलिमेंट्स को अरेंज कर पाए, क्योंकि 3 ट्राइड्स का मतलब 9 एलिमेंट। एक ट्राइड में 3 एलिमेंट होता है, तो 3 ट्राइड्स में 9 एलिमेंट हो गए फ्रॉम द एलिमेंट नॉन एट दैट टाइम। और उस समय अप्रोक्सीमेटली 30 एलिमेंट्स दुनिया के पता था। साइंटिस्ट को उस समय 30 एलिमेंट्स पता था, लेकिन डॉबेराइनर जो थे वो केवल 9 एलिमेंट्स को, 30 एलिमेंट्स में से केवल 9 एलिमेंट्स को ही अरेंज कर पाए। तो 9 एलिमेंट्स मत याद रखना, इसकी जगह 3 ट्राइड्स याद रखना। ये बस मैं समझाने के लिए आपको बोल रहा हूं कि 3 ट्राइड्स का मतलब 9 एलिमेंट होता है। तो यहां पर डॉबेराइनर की जो कहानी थी वो खत्म होती है। तो कुछ बेसिक बातें जो आपको याद रखनी है कि ट्राइड प्रिंसिपल डॉबेराइनर ने दिया था, ये जर्मन के थे, इन्होंने 1817 में ट्राइड प्रिंसिपल दिया था। इन्होंने कहा था कि फर्स्ट और थर्ड के एलिमेंट का मास का एवरेज बीच वाले एलिमेंट के मास के इक्वल होगा।
इनकी लिमिटेशन ये थी कि इन्होंने सारे एलिमेंट्स जो उस समय मौजूद थे उनको अरेंज नहीं किया था, इन्होंने केवल 3 ट्राइड्स ही बनाए थे, जबकि उस समय 30 एलिमेंट्स अवेलेबल था। अब आता है बेटा न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो लॉ ऑफ ऑक्टेव किसने दिया था? न्यूलैंड्स ने दिया था। 99% एग्जाम में सिर्फ साइंटिस्ट के नाम पूछते हैं और ये लॉ पूछते हैं। इसकी अंदर की बातें जो बता रहा हूं ये मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूं ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आप मार ना खाओ। आप किसी भी स्टेट की पॉलिटेक्निक की प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो, अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हो, सारे वीडियो में कवर कर लेते हो, तो 100% चांस है आपकी रैंक एक बार में आ जाएगी। ये बात आप खुद जब एग्जाम में बैठोगे उसके बाद जब बाहर आओगे आप खुद अपने एक्सपीरियंस से मुझे जरूर बताओगे। तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, लॉ ऑफ ऑक्टेव किसने दिया था? लॉ ऑफ ऑक्टेव बच्चों दिया था न्यूलैंड्स ने। न्यूलैंड ने जो लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था वो दिया था 1864 में। न्यूलैंड्स ने लॉ ऑफ ऑक्टेव कब दिया बेटा? 1864 में। न्यूलैंड गिव हिज लॉ ऑफ ऑक्टेव फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट व्हिच स्टेट दैट, न्यूलैंड जो लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया वो हमें बताता है कि when elements are arranged in order of increasing atomic mass, जब एलिमेंट को उनके एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया जाता है। द प्रॉपर्टीज ऑफ द एर्थ एलिमेंट, जो एर्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टीज होती है स्टार्टिंग फ्रॉम गिवन एलिमेंट, एक पहले एलिमेंट के अकॉर्डिंग आर रिपीटेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, यानी एर्थ एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होगी और फर्स्ट एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होगी वो लगभग सिमिलर होगी। एर्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टीज और फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज लगभग सिमिलर होगी, इसलिए इसका नाम पड़ा लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्टेव होता है 8, ऑक्टा, ऑक्टागन जो सुना ना इसमें 8 है, ऑक्टेव 8 के लिए यूज होता है। ऐसे ऑक्टोपस आपने सुना क्योंकि उसके 8 पैर होते हैं, ऑक्टागन क्योंकि उसके 8 साइड्स होते हैं, तो ऑक्टेव 8 को रिप्रेजेंट करता है। तो लॉ ऑफ ऑक्टेव क्यों बोला जाता है इसको? क्योंकि इन्होंने कहा कि फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज और एर्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टीज जो होगी वो लगभग सिमिलर होगी, इसलिए इसका नाम लॉ ऑफ ऑक्टेव पड़ा। लॉ ऑफ ऑक्टेव किन्होंने दिया था? न्यूटन ने दिया था। कब दिया था? 1864 में दिया था। द लिमिटेशन ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ ऑक्टेव, और इनके भी कुछ लिमिटेशंस हैं। आईयूपीएसी ने इनके लॉ को एक्सेप्ट नहीं करा। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, आईयूपीएसी, ये केमिस्ट्री की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने इनके लॉ को एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों नहीं एक्सेप्ट किया? क्योंकि इनके टेबल के अंदर कुछ कमियां थी। क्या कमियां थी सर? पहली, द क्लासिफिकेशन वॉज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। इनका जो नियम था बच्चों वो केवल कैल्शियम तक ही लागू हुआ। कैल्शियम के बाद के जो एलिमेंट थे उसमें इनका रूल फिट नहीं बैठता था, तो इनका रूल कहां तक लागू हुआ? केवल कैल्शियम तक। The properties of several new elements were discovered later on did not fit into the law of octave. कई सारे नए एलिमेंट की खोज जिनकी बाद में हुई, उन सभी एलिमेंट को लॉ ऑफ ऑक्टेव में फिट नहीं किया जा सकता था क्योंकि उस प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट पहले खोजे नहीं गए थे। थर्ड लिमिटेशन क्या थी कि न्यूलैंड ने एडजस्ट कर दिया, न्यूलैंड एडजस्टेड 2 एलिमेंट इन द सेम स्लॉट। न्यूलैंड्स ने दो एलिमेंट को एक साथ रख दिया और वो अनलाइक एलिमेंट थे, मतलब 2 एलिमेंट को एक साथ रख दिया उन्होंने, और जबकि वो अनलाइक थे, उनकी प्रॉपर्टी आपस में मैच नहीं करती थी। तो ये 3 कमी थी न्यूलैंड्स के पीरियोडिक टेबल ऑक्टेव्स की। क्या क्या कमी थी न्यूलैंड्स ऑक्टेव की? पहली लिमिटेशन ये थी कि उनका जो रूल था वो केवल कैल्शियम तक लागू हुआ। सेकंड था कि उन्होंने जो थे न्यू एलिमेंट की जब खोज हुई, जब नए एलिमेंट की डिस्कवरी हुई इस वर्ल्ड में, तो उसको पीरियोडिक टेबल में लॉ ऑफ ऑक्टेव में नहीं रखा जा सकता था। क्यों नहीं रखा जा सकता था? क्योंकि उस जो एलिमेंट नए आए ना उनकी प्रॉपर्टीज पहले किसी भी एलिमेंट से मैच ही नहीं करती थी, और इन्होंने क्या कहा था कि फर्स्ट की प्रॉपर्टी एर्थ के इक्वल होगी। तो जब भाई अब तक ऐसे एलिमेंट की खोज ही नहीं हुई थी जिसकी प्रॉपर्टी किसी से मैच करे। और तीसरी कमी थी कि न्यूलैंड ने 2 एलिमेंट्स को एक साथ रख दिया सेम स्लॉट में, और वो अनलाइक एलिमेंट थे, उनकी प्रॉपर्टी आपस में मैच नहीं करती थी। तो बच्चों ये 3 मेजर लिमिटेशन है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की, ठीक है। उसके बाद नए साइंटिस्ट आए जिनका नाम था मेंडलीफ, और इनका टेबल काफी हद तक बहुत अच्छा माना जाता है। बच्चों मेंडलीफ ने दिया था पीरियोडिक टेबल। तो एक क्वेश्चन तो आपका ये कवर होता है कि पीरियोडिक टेबल किसने दिया? तो मेंडलीफ ने। मेंडलीफ ने कौन सा रूल दिया था? तो पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अब इन्होंने पीरियोडिक लॉ कब दिया था? 1869 में। तो 3 क्वेश्चन कवर हो गए। मेंडलीफ, उसके डैश आगे लिख लो पीरियोडिक टेबल, और उसके आगे डैश लिख लो 1869 की। मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल 1869 में दिया था। क्या कहा था इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में? बच्चों का इनके पीरियोडिक टेबल को बहुत अच्छे से अगर डिस्कस किया जाए तो देखो उन्होंने क्या कहा था। मैं एक बार पेज पे आता हूं, सॉरी। देखो उनकी प्रॉपर्टीज क्या थी?
उन्होंने ये कहा था द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होती है, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट, जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज होती है आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। वो पीरियोडिक फंक्शन होता है किसका? एटॉमिक मासेस का। इसका ये मतलब हुआ बेटा कि किसी भी एलिमेंट की अगर मुझे प्रॉपर्टी जाननी है, किसी भी एलिमेंट की मुझे अगर प्रॉपर्टी जाननी है ना, तो उसका एटॉमिक मास पता होना चाहिए। एटॉमिक मास जो होता है वो एलिमेंट की पीरियोडिक फंक्शन बता देता है। तो मेन उनका जो टेबल था वो एटॉमिक मास के बेस पे था। अब तक सारे साइंटिस्ट, तीनों साइंटिस्ट, पहले थे डॉबेराइनर, सेकंड थे न्यूलैंड्स और थर्ड थे मेंडलीव, इन तीनों ने जो टेबल बनाया था वो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग बनाया था। इनके सारे रूल एटॉमिक मास के बेस पे थे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? अचीवमेंट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। जी हां, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, ये पहले साइंटिस्ट थे जिनके टेबल के बहुत सारे अचीवमेंट्स बताए गए। 5 तो मैं खुद ही बता रहा हूं आपको, और इससे ज्यादा तो कभी आ नहीं सकता। तो कौन कौन से अचीवमेंट थे इनके पीरियोडिक टेबल की? पहली अचीवमेंट, एलिमेंट्स वेर ग्रुप्ड ऑन ए मोर फंडामेंटल बेसिस देन अर्लियर अटैम्प्ट। मतलब अब जो एलिमेंट्स को हमने अरेंज किया ना, ग्रुपिंग करी, वो बहुत ज्यादा फंडामेंटल बेसिक पे करा। क्यों? क्योंकि इन्होंने केमिकल प्रॉपर्टी को लिया था, कंसीडर किया था। कई बार पूछा जाता है कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ने कौन सी प्रॉपर्टी के हिसाब से अपना टेबल बनाया था। तो बच्चों, मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी ना, वो केमिकल प्रॉपर्टी को लेकर चली थी, इसलिए बोलते हैं मोर फंडामेंटल बेसिस, कि उन्होंने ज्यादा अच्छे से प्रॉपर्टी की स्टडी की थी बाकी साइंटिस्ट के मुकाबले। सेकेंड, प्रॉपर्टीज ऑफ सेवरल, मतलब कुछ the properties of several yet to be discovered element like scandium, gallium, germanium could be predicted। इन्होंने कुछ एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पहले ही प्रिडिक्टेड कर दी थी। प्रिडिक्टेड मतलब पहले ही अनुमान लगा दिया था कि भविष्य में कुछ ऐसे एलिमेंट की खोज होगी, और उनके नाम नहीं बताया उन्होंने कहा भविष्य में ऐसे एलिमेंट जरूर आएंगे और उनकी प्रॉपर्टी बता दी। तो बाद में वो हमें एलिमेंट मिले जिनका नाम हमने रखा स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम। इन सब की प्रॉपर्टी उन्होंने पहले बता दी कि भविष्य में ऐसे तत्व जरूर आएंगे और इनकी प्रॉपर्टी ये होगी। तो वो उन्होंने पहले प्रिडिक्ट कर दिया था बिकॉज ऑफ देयर प्लेसमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। अपने पीरियोडिक टेबल के प्लेसमेंट के हिसाब से पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था कि भविष्य में कुछ एलिमेंट की खोज होगी और इनकी प्रॉपर्टी ये होगी, और भविष्य में नए एलिमेंट की खोज कौन कौन सी भी? स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट गॉट करेक्टेड। कुछ एलिमेंट की उन्होंने एटॉमिक मास को भी ठीक करा। पहले के वैज्ञानिकों जो एलिमेंट का मास का यूज करते थे, वो उनमें से उन्होंने कुछ एटॉमिक मास के एलिमेंट को करेक्ट किया। मतलब एटॉमिक मास जो पहले था वो कुछ एलिमेंट थे वो जो थे इनकरेक्ट थे। तो इन्होंने कुछ एटम्स के एटॉमिक मास को क्या करा? करेक्ट किया, उसको सही करा। इनर्ट गैसेस डिड नॉट डिस्टर्ब द अरेंजमेंट। जी हां, इनर्ट गैस मैं आपको कई बार बता चुका हूं बेटा। इनर्ट गैस होता है नोबल गैसेस। इन्होंने क्या करा बेटा? नोबल गैस के लिए पहले से ही एक जीरो कॉलम छोड़ दिया। इनर्ट गैस के लिए एक जीरो पीरियड पहले ही छोड़ दिया इन्होंने, कि भविष्य में अगर नोबल गैस की खोज होती है तो इसको जीरो पीरियड में रखा जा सकता है। तो क्या भविष्य में नोबल गैस की खोज हुई? बिल्कुल हुई। तो क्या इनके टेबल में रखा जा सकता था? बिल्कुल रखा जा सकता था। इन्होंने अलग से पहले टेबल छोड़ दिया। जब ये जिंदा थे ना, जब ये जीवित थे, लाइव थे, तब इनके टाइम में नोबल गैस की खोज नहीं हुई थी, लेकिन इन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि भविष्य में नोबल गैस जरूर मिलेंगे। इसलिए इन्होंने अपने टेबल में एक अलग से कॉलम बना दिया था नोबल गैस के लिए। तो जब भविष्य में नोबल गैस मिले तो उनके टेबल में रख दिया गया। इसमें किसी भी एलिमेंट की कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उन्होंने अलग से कॉलम छोड़ रखा था उसके लिए। गैप फॉर 40 न्यू एलिमेंट्स वेयर लेफ्ट। ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने 40 एलिमेंट्स के लिए गैप छोड़ दिए थे, जगह छोड़ दी थी कि भविष्य में कम से कम 40 एलिमेंट तो जरूर मिलेंगे। क्या हमें 40 एलिमेंट मिले? यस, हमें 40 एलिमेंट मिले। हमें आज उससे ज्यादा एलिमेंट मिल चुके हैं। तो इससे यह पता लगता है कि मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था वो काफी हद तक ठीक था, लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं था। क्यों ठीक नहीं था? ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, आगे पढ़िए। Two elements whose properties were predicted on the basis of their position। दो एलिमेंट के नाम बताइए जिसकी जो प्रॉपर्टीज है वो प्रिडिक्ट की थी। कोई दो एलिमेंट के नाम बताइए जिसकी प्रॉपर्टीज प्रिडिक्ट की थी मेंडलीव ने। तो मैंने आपको 3 बताया था, मैं 2 का नाम पूछ रहा है यहां पर। ये एग्जाम में आ चुका है, एग्जाम का क्वेश्चन नहीं उठाया मैंने। तो 2 एलिमेंट के नाम पूछे थे, तो ऑप्शन अलग अलग दिए हुए थे। इसमें ये वाला ऑप्शन था उस पेपर में आंसर। क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन था कि 2 एलिमेंट के प्रॉपर्टी बताइए जो प्रिडिक्ट की थी मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में। तो उसका जो आंसर था बच्चों वो ये था, स्कैंडियम एंड जर्मेनियम। और मैंने आपको 3 बताए थे अभी ऊपर। ये भी एग्जाम में आया था, पॉइंट नंबर 10। ये भी एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन लिख दिया मैंने। क्या लिखा हुआ है? 2 एलिमेंट वोज एटॉमिक वेट वेयर प्रिडिक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन इन द मॉडर्न मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। कोई 2 एलिमेंट के नाम बताओ जिनके एटॉमिक वेट को प्रिडिक्ट किया गया था, जिनके एटॉमिक मास को प्रिडिक्ट किया था मेंडलीव ने। तो कोई 2 एलिमेंट के नाम बताइए जिनके एटॉमिक मास को प्रिडिक्ट किया था मेंडलीव ने। तो उनके नाम क्या लिखोगे?
प्लेटिनम एंड गोल्ड, इनके एटॉमिक मास को प्रिडिक्ट कर लिया था पहले ही। किसने? मेंडलीफ ने पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्या है? लिमिटेशंस। लिमिटेशंस किसकी? मेनलीफ पीरियोडिक टेबल की कुछ लिमिटेशंस है जिसके कारण आईयूपीएसी ने इनका टेबल एक्सेप्ट नहीं किया। जी हां, इनका टेबल भी एक्सेप्ट नहीं हुआ। हालांकि काफी अच्छी टेबल बनाई थी इन्होंने, काफी तारीफ हुई इनकी, बहुत सारे अवार्ड्स मिले इन चीज के लिए, बट आईयूपीएसी ने इनके टेबल को जो था वो काफी हद तक उनकी सच्चाई तो मान ली कि टेबल ठीक है, बट पूरी तरह से ये ठीक नहीं था। तो क्यों ठीक नहीं था? तो इसके लिमिटेशंस। पहला, इन्वर्जन इन द पीरियोडिक टेबल। क्या करा था? कुछ एलिमेंट के, सर्टेन एलिमेंट ऐसे थे जब इन्होंने क्या करा, ज्यादा मास वाले को पहले रख दिया और कम मास वाले को बाद में रखा। ठीक है, ज्यादा मास वाले को पहले रख दिया और कम मास वाले को बाद में रखा। जबकि इन्होंने टेबल में क्या कहा था कि हम एटॉमिक मास को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा रहे हैं, लेकिन प्रॉपर्टी को मैच करने के लिए इनको करना पड़ा, मजबूरन 3 बार ऐसा करना पड़ा कि ज्यादा मास वाले को पहले रख दिया और कम मास वाले को बाद में रखा। तो ये इनकी पहली कमी थी। दूसरी, पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स। इनके टाइम में, ये सब आपको याद करने की आवश्यकता नहीं, केवल याद रखिए पोजीशन ऑफ आइसोटॉप। इनके टाइम में बेटा आइसोटॉप्स की खोज नहीं हुई थी, तो भविष्य में जब आइसोटॉप, आपको याद है आइसोटॉप क्या बताया था? जिनके मास नंबर डिफरेंट हो, एटॉमिक नंबर सेम हो। याद होगा आपको, लेक्चर नंबर 4 था, डे 4 केमिस्ट्री का, डे 4 आप चेक कर लेना, उसमें आपको आइसोटॉप्स बताए थे मैंने। तो इनके टाइम में आइसोटॉप की खोज ही नहीं हुई थी। तो भविष्य में जब आइसोटॉप्स की खोज हुई ना, तो वो इनके टेबल में फिट नहीं बैठता, तो पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स को डिफाइन नहीं किया जा सकता। ग्रुपिंग ऑफ केमिकली डिसिमिलर एलिमेंट। इन्होंने भी वो गलती करी कि 2 या 3 बार इन्होंने ऐसे 2 एलिमेंट को एक साथ रख दिया जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं थी। ग्रुपिंग ऑफ केमिकली डिसिमिलर एलिमेंट, इन्होंने उन एलिमेंट की ग्रुपिंग कर दी जिनकी प्रॉपर्टी आपस में मैच नहीं करती थी। सेपरेशन ऑफ केमिकली सिमिलर एलिमेंट, जबकि सिमिलर एलिमेंट को अलग अलग इन्होंने ग्रुप में रखा, सेपरेट कर दिया उनको। तो सेपरेशन ऑफ केमिकली सिमिलर एलिमेंट, जो केमिकली रूप से सिमिलर एलिमेंट थे ना, उनको उन्होंने सेपरेट कर दिया। कुछ 2-3 बार इसको इनको करना पड़ा, और जबकि जो केमिकली रूप से सिमिलर थे उनको उन्होंने अलग अलग कर दिया। तो ये 2 कमियां थी कि ग्रुपिंग ऑफ केमिकली डिसिमिलर एलिमेंट, केमिकली रूप से जो डिसिमिलर एलिमेंट थे उनकी तो ग्रुपिंग कर दी, और जो केमिकली सिमिलर थे उनको उन्होंने सेपरेट कर दिया, उल्टा कर दिया। तो ऐसा इनको मजबूरन करना पड़ा ताकि इनके टेबल में एक ही कॉलम में आने वाले सारे एलिमेंट फिट बैठ जाए। और लास्ट क्या था? पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। बच्चों एक बात बताता हूं मैं, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन आज तक अनप्रेडिक्टेबल है। इसलिए आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी देखोगे कि सबसे पहले हाइड्रोजन की प्लेसिंग है, और वो किसी से मैच नहीं कर पा रहा है। इसलिए ये लगभग हर टेबल की कमी है कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को प्रिडिक्ट नहीं किया कर सके। तो ये इनकी 5वीं कमी थी। तो ये कुछ लिमिटेशंस थे जिसके कारण जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था वो एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो आईयूपीएसी ने कौन सा टेबल एक्सेप्ट किया? तो बच्चों आईयूपीएसी ने जो टेबल एक्सेप्ट किया वो था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो बहुत बाद आया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये टेबल आईयूपीएसी ने एक्सेप्ट किया था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्यों? क्योंकि ये पहले टेबल था जिसने एटॉमिक मास के बेस पे नहीं बनाया एलिमेंट। इन्होंने जो अपना टेबल दिया था, हेनरी मॉजले इनका नाम है, इन्होंने जो 1913 में बनाया था ना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इन्होंने एटॉमिक नंबर पे फोकस किया। बस ये चीज याद रखना, ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना टेबल एटॉमिक नंबर के बेस पे बनाया था। तो सबसे ज्यादा यही आता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का मेन बेसिस क्या है, तो एटॉमिक नंबर पे टिक कर देना। बाकी जो साइंटिस्ट है उन्होंने जो बनाया वो एटॉमिक मास पे फोकस कर रहे थे, इन्होंने एटॉमिक नंबर पे फोकस करा। तो इस चीज का चलिए स्टार्ट करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। According to modern periodic law, properties of the element are the periodic function of their atomic number. किसी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होती है वो पीरियोडिक फंक्शन होता है किसके? एटॉमिक नंबर के। देखो कितना छोटा सा डिफरेंस है। मेंडलीव ने यह कहा था कि किसी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होती है वो पीरियोडिक फंक्शन होता है एटॉमिक मास के, और इन्होंने कहा द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। इन्होंने फोकस किया था वो एटॉमिक नंबर पर। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना बेटा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नॉर्मली हर कोई पढ़ के जाता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, बट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को ना लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का दूसरा नाम क्या है? लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। क्योंकि एग्जाम में पढ़ाया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो वहां पे लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल आपको टिक करना था। अच्छा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दिया? मैंने नाम किया था अभी, हेनरी मॉजले ने दिया था। तो हेनरी मॉजले याद रखना, इन्होंने जो हेनरी मॉजले थे रशिया के थे, इन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया था 1913 में। तो वैज्ञानिक का नाम भी याद रखना,
और ईयर भी याद रखना। तो ठीक है बेटा, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दिया था? हेनरी मोजले ने दिया था। कब दिया था? 1913 में दिया था। और इनके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाने का मेन फंडामेंटल प्रोसेस क्या था? तो फंडामेंटल जो इनका था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, वो था एटॉमिक नंबर, जो मैं आपको कई बार बता चुका हूं, एग्जाम में आ चुका है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो फंडामेंटल बेसिस था वो एटॉमिक नंबर था। क्लियर हो गया? तो कुछ बातें आपको याद रखनी है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट, पीरियोडिक फंक्शन होते हैं एटॉमिक नंबर के। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का दूसरा नाम होता है लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। ये हेनरी मोजले ने दिया था, 1913 में दिया था। इनका मेन बेसिस था एटॉमिक नंबर। ठीक है बेटा, तो मेन चीज लिखना, ये नहीं कि आप सारी बातें एज इट इज लिख लो तो याद नहीं हो पाएगा। अगर आप मेन चीज लिखोगे तो आपको डायरेक्ट याद हो जाएगा। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल जिसे हम कहते थे, उसका एक पिक्चर है। और मुझे लगता है आप सब 10th पास आउट हो, 10th में आपने एग्जाम दिए, तो ये सब टेबल आपने देखे होंगे। अब ये टेबल क्यों दिखा रहा हूं? आपको क्या करना है, 20 तक के एलिमेंट्स नाम याद रखने हैं। 20 तक के एलिमेंट्स के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। ये रहा 20 कैल्शियम तक, तो इनके नाम लाइन से याद कर लेना। अधिकतर बच्चों को याद भी होगा, मैंने एक शॉर्टकट बताया था नाम याद करने का, कि आपको हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक के सारे नाम याद रखने हैं। एक स्टेटमेंट है, आप चाहो तो गूगल पर सर्च मार सकते हो। याद करने का एक तरीका होता है जिसमें हम याद रखते हैं बच्चों को कि हाई हील, हाई फॉर हाइड्रोजन, हील फॉर ये, हाई हील लिए बिना भी कल नानी और फुआ नाचेगी। 10 तक तो ऐसे याद हो जाएगा। क्या बोला मैंने? आप वीडियो को पॉज करके बार बार रिमाइंड करके सुन लेना मैंने क्या बोला। हाई हील लिए बिना भी कल नानी और फुआ नाचेगी। 10 तक तो याद हो गए। और 10 तक याद कैसे हुआ? ना, NA ना, मांग, देखो MG मांग, ना मांग, अल्लाह AL अल्लाह, से पेप्सी, सोडा, कोला और काजू, K फॉर काजू और CA फॉर केक। तो ना मांग, अल्लाह, से पेप्सी, सोडा, कोला और काजू, केक। तो ये 2 स्टेटमेंट है। आप वीडियो को थोड़ा रिमाइंड करके सुन लेना तो आपको ये दोनों स्टेटमेंट आराम से याद हो जाएगा। जैसे मैंने पहला क्या बोला था, हाई हील लिए बिना भी कल नानी और फुआ नाचेगी, ना मांग अल्लाह से पेप्सी, सोडा, कोला और काजू, केक। ये 2 स्टेटमेंट है जिससे हम 20 तक के एलिमेंट्स एज इट इज याद कर सकते हैं, क्योंकि 20 तक के एलिमेंट्स में किसी के नाम भी पूछ लेता है कि उसका नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा नोबल गैस की तरफ। मैं आपको कई बार बता चुका हूं नोबल गैस क्या होता है, जिसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट पूरी तरह से फिल होता है। एक चीज याद रखना, जितने भी नोबल गैस होते हैं वो आते हैं ग्रुप नंबर 18 में। ये है नोबल गैस। ये जो पूरा कॉलम आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है बच्चों, ये ग्रुप नंबर 18 है। आप ये ग्रुप नंबर 18 याद रखना बच्चों, इसे बोलते हैं नोबल गैस। और ये बहुत बार पूछता है कि नोबल गैस कहां पाया जाता है, तो ग्रुप नंबर 18 में पाया जाता है। ठीक है, तो नोबल गैस की खोज किसने की थी? तो 2 वैज्ञानिकों ने की थी, लॉर्ड रेलिग और सर रामसे। लॉर्ड रेलिग और सर रामसे, इन दोनों वैज्ञानिकों ने 1894 में नोबल गैसेस की खोज की थी, डिस्कवरी की थी। तो याद रखोगे नोबल गैस 18 ग्रुप में आता है। इसकी जो डिस्कवरी हुई थी वो 1894 में हुई थी। और डिस्कवरी किन्होंने की थी? तो 2 साइंटिस्ट के नाम याद रखना, लॉर्ड रेलिग और सर रामसे, इन दोनों के नाम याद रखना। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के कुछ फीचर्स आपको याद रखने हैं। साइलेंट फीचर ऑफ लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की कुछ बेसिक बातें जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, केवल बेसिक बात है। मैंने लिखा ना साइलेंट फीचर। साइलेंट फीचर मतलब केवल वो फीचर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि सब कुछ याद करके बैठ गए, जो एग्जाम के पर्पज से जरूरी है। तो जो हॉरिजॉन्टल रॉ होता है एलिमेंट का, उसे हम पीरियड्स बोलते हैं। ये है पीरियड, देखो हॉरिजॉन्टल लाइन, ये दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, मैं कर्सर से आपको शो कर रहा हूं, इन्हें पीरियड्स बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है कॉलम, इसे कॉलम बोलते हैं बेटा। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड है। मेन ये याद रख रहा है, मॉडर्न पीरियड में 7 पीरियड होते हैं। द एलिमेंट इन ए पीरियड हैव कंजुगेटिव कंटीन्यूअस एटॉमिक नंबर। इनके जो एटॉमिक नंबर होते हैं वो लगातार, देख दो आप, वो लगातार होते हैं, कंजुगेटिव होते हैं। 57, 58, 59, देखो लगातार है, कंटिन्यूअस है। तो पीरियड के अंदर जो एलिमेंट के नंबर होते हैं वो लगातार होते हैं। ठीक है, कोई भी आप देखोगे लगातार कंटिन्यूअस फॉर्म में आपको नंबर, एटॉमिक नंबर मिलेगा। द वर्टिकल कॉलम इन ए पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप। मैंने कहा था इसको ग्रुप कहते हैं। ये जो वर्टिकल कॉलम है, ये जो बेटा वर्टिकल कॉलम है बच्चों, इसको ग्रुप के नाम से जाना जाता है। और कितने ग्रुप है? तो 18 ग्रुप है। और 18 ग्रुप आपको बताया था, 18वां जो ग्रुप है वो नोबल गैस के लिए है। तो मेन, अगर मेरे से पूछा जाए सर इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, तो मैं एक ही चीज कहूंगा कि ये याद रखना कि 7 पीरियड होता है और 18 ग्रुप होता है। दोबारा बोल देता हूं,
7 पीरियड्स होता है और 18 ग्रुप्स होते हैं। इसके अलावा जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो वो टाइम वेस्टेज है, बस ये मेन चीज था। एक चीज और एग्जाम एक बार पूछा था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने पार्ट्स होते हैं, मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को कितने भागों में बांटा गया है। बच्चों मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के 4 ब्लॉक्स होते हैं, यानी 4 पार्ट्स होते हैं। 4 ब्लॉक, बस ये याद रखना, 4 ब्लॉक्स। अब याद हो गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के कितने ब्लॉक होते हैं बच्चों, 4 ब्लॉक होते हैं। उनके नाम याद रख लो। पहले और दूसरे ग्रुप को, जो ग्रुप थे ना 18 ग्रुप थे, 18 ग्रुप थे, तो 1 और 2 ग्रुप को हम बोलते हैं एस ब्लॉक, 1 और 2 को बोलते हैं एस ब्लॉक। 13 से 18 को बोलते हैं पी ब्लॉक, 13 से 18 को बोलते हैं पी ब्लॉक, ठीक है। और 2 से लेकर जो 12 तक होगा इनको हम बोलते हैं डी ब्लॉक। 2 से लेकर 12, यहां 12 आएगा बेटा, यहां 12 कर लेना। 2 से लेकर 12 तक को हम बोलते हैं डी ब्लॉक, याद रखोगे। और जो बाकी नीचे होते हैं ये दो देखो, लिथेनाइड और एक्टिनाइड थे, लिथेनाइड और एक्टिनाइड, ये दो आपको दिखाई दे रहे होंगे, लिथेनाइड और एक्टिनाइड, स्क्रीन पे आ रहा होगा लिथेनाइड एक्टिनाइड, ये नीचे अलग से दिया हुआ, इनको बोलते हैं एफ ब्लॉक। तो 4 ब्लॉक होते हैं बेटा। पहली चीज याद रखो कि 4 ब्लॉक होते हैं, इसमें 1 और 2 को हम एस ब्लॉक बोलते हैं, 1 और 2 को बोलेंगे एस ब्लॉक, 13 से 18 को बोलेंगे पी ब्लॉक, और 2 से लेकर या 2 की जगह 3 लिख लेना बेटा, और यह 12 कर लेना, गलती है इसमें, यहां 3 और यहां 12 आएगा। 3 से लेकर 12 तक जो होता है बच्चों, ये गलती से मुझे लग रहा है मैंने लिख दिया, ये टाइप हो गया, शायद जिनको दिया था टाइप करने के लिए उन्होंने टाइप गलत कर दिया बेटा। यहां 3 से 13 तक, 3 से लेकर 12 तक आएगा। 3 से जो 12 होता है वो बच्चों डी ब्लॉक आता है, और लिथेनाइड और एक्टिनाइड नीचे अलग से दिया, मैंने अभी आपको दिखाया, इनको हम एफ ब्लॉक बोलते हैं। तो 4 ब्लॉक होते हैं। अभी लेथेनाइड्स क्या होता है, लेथेनाइड्स में देखिए, अगर आप ध्यान से देखें इस चीज को, तो पहला एलिमेंट के देखो लेथीनियम है, देखो पहला एलिमेंट La है, लेथीनियम, इसलिए इसका नाम लेथेनाइड्स पड़ गया। क्लियर हो गया। तो लेथेनाइड्स में एक चीज याद रखना है कि लेथेनाइड में 57 से लेकर 71 तक के एलिमेंट्स आते हैं। और अगर 57 ऑप्शन नहीं है तो 58 लिखना। उसका रीजन क्या है कि 57 आपको इस टेबल में भी लिखा हुआ मिल जाएगा। 57 देखो यहां 57 लिखा हुआ ना, 57 to 71, तो ये 57 to 71 तक होता है लेथेनाइड्स, ठीक है। और अगर 57 अगर ऑप्शन में नहीं है तो 58 लिखना। क्यों? क्योंकि अगर 57 की पोजीशन तो यहां पे आएगी, आई ना, कुछ ये टेबल है, खाली जगह है, तो 57 तो यहां पे आएगा, आगे के 58 होना चाहिए। तो 58 से 71 भी कई बार ऑप्शन में आ जाता है। तो अगर सही ऑप्शन तो यही है 57 से 71, बट अगर ऐसा होता है कि 57 की जगह 58 है तो ये नहीं कि क्वेश्चन गलत है और चिल्लाने लगेगी आंसर गलत है मैं क्या करूं, वहां सर फोड़ने लगे, ऐसा नहीं करना। 58 से 71 टिक कर देना। ऐसी एक्टिनाइड्स होता है वो 89 से लेकर 103 होता है। एक्टिनाइड कहां से होता है, 89 से 103 तक एक्टिनाइड होता है। तो लेथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स होता है। ये इनके पहले एलिमेंट के नाम के अकॉर्डिंग है। देखो पहला एलिमेंट क्या है, La, लेथिनियम, इसलिए लेथेनाइड्स, और एक्टियम, इसलिए इसका नाम पड़ा एक्टिनाइड। तो इसलिए कुछ अलग से नाम नहीं है, पहले एलिमेंट के नाम के अकॉर्डिंग इनका नाम पड़ा है लेथेनाइड्स और एक्टिनाइड, ठीक है। कुछ अलग से याद मत करना, यही चीज आपको याद करना। अगर 89 ऑप्शन में नहीं आएगा तो मैंने आपको बताया था आप 90 भी लिख सकते हो, क्योंकि 89 के लिए कुछ तो कुछ आएगा ना, तो अगले नंबर को हम ले लेंगे 90 से 103 तक, ठीक है बेटा। तो लेथेनाइड्स और एक्टिनाइड दो याद रखना। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के मेरिट्स कौन कौन से, खासियत क्या है, क्यों IUPAC ने इनको एक्सेप्ट किया था। तो पहले खासियत थी, इन्होंने एटॉमिक नंबर लिया था, जो कि ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। एटॉमिक नंबर ज्यादा अच्छे से हमें प्रॉपर्टीज बताता है, ठीक है। दूसरा लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल था, रिलेट द पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल विद इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो पीरियोडिक टेबल था ना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से बिल्कुल ठीक बैठता है। जैसे पहले एलिमेंट 1 है, फिर अगला क्या आएगा, तो 2 आएगा, फिर अगला 2+1 आएगा, फिर 2+2 आएगा, फिर 2+3 आएगा। तो क्या देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लगातार आ रहा है, कोई ऐसा नहीं कि 2+5 है फिर अगला 2+7 हो गया, नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से भी करेक्ट बैठ रहा था। इट रिमूव द एनोमली अबाउट द पोजीशन ऑफ आइसोटोप। अच्छा, आइसोटोप को भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में रखा जा सकता है। तो आइसोटोप्स की जो पोजीशन जो खराब हो गई थी ना, आपको बताया था आइसोटोप की कहानी के बारे में, जो मेंडलीव नहीं कर पाए थे क्योंकि उस समय खोज नहीं हुई थी। तो आइसोटोप्स की पोजीशन को भी रखा जा सकता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, और आइसोटोप्स की जो टेंशन थी वो खत्म हो गई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से। इसके अलावा इन्वर्जन ऑफ मेंडलीव टेबल, इन्वर्जन क्या, उन्होंने क्या कहा था, ज्यादा मास वाले को पहले रख दिया, कम मास वाले को बाद में रखा। तो यहां तो मास की टेंशन ही नहीं है, यहां तो मास की टेंशन ही नहीं है, यहां तो लाइन से चलेगा ना, क्योंकि एटॉमिक नंबर है, तो एटॉमिक नंबर लाइन से चल रहा है, इसलिए इन्होंने मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी ना उसकी एनोमली को भी खत्म कर दिया। इसके अलावा और क्या खासियत थी, रिप्रेजेंटेटिव
और नॉर्मल एंड ट्रांजिशन एलिमेंट हैव बीन सेपरेटेड इन देयर फॉर्म ऑफ, जो नॉर्मल एलिमेंट्स है और जो ट्रांजिशन एलिमेंट, नॉर्मल एंड ट्रांजिशन एलिमेंट उनको सेपरेट किया गया। तो इतना याद रखना, नॉर्मल एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव बीन सेपरेटेड, कि नॉर्मल एलिमेंट को और ट्रांजिशन एलिमेंट को सेपरेट कर दिया गया, दोनों आपस में मिक्स नहीं हुए थे। इट ऑल्सो सेपरेट मेटल एंड मेटल। इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एक और खासियत क्या है, ये मेटल एंड नॉन मेटल को भी सेपरेट करता है, मेटल एंड नॉन मेटल को भी अलग अलग रिप्रेजेंट किया जाता है। आप अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को ध्यान से देखोगे तो देखो, ये देखो अलग से देखो हाईलाइट्स करके दिया हुआ है कुछ, है ना। तो ये मेटल है लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड नॉन मेटल है। तो मेटल एंड नॉन मेटल को भी इजीली रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि लेफ्ट साइड मेटल आएगा और राइट साइड जो है वो नॉन मेटल आएगा। और लास्ट क्या है, एलिमेंट इन द गिवन सब ग्रुप हैव सिमिलर प्रॉपर्टी। एक ही ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज होगी। तो बेसिकली मैं आपको बताता रहा हूं ये प्रॉपर्टी, बट बच्चों कभी भी एग्जाम में आज तक नहीं पूछा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की कौन कौन सी प्रॉपर्टी या मेरिट्स होती है, कभी एग्जाम में नहीं पूछा। तो मैं एग्जाम पर्पज से आपको नहीं बता रहा, मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि एक बार दोबारा बताता हूं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर के बेस पे बना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही था, आइसोटॉप की प्रॉब्लम। तो आपको क्या क्या याद करना था, इतना याद करा, देखो ये चीज एटॉमिक नंबर के बेस पे सही था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से सही था, आइसोटॉप की प्रॉब्लम खत्म, इन्वर्जन खत्म हो गया मेनली पीरियोडिक टेबल का, नॉर्मल और ट्रांजिशन एलिमेंट को सेपरेट कर दिया गया, उसके बाद मेटल एंड नॉन मेटल को सेपरेट कर दिया गया, और इसके अलावा जो ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट थे उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी, एक जैसी थी। ठीक है बेटा, तो ये नॉलेज के लिए आपको बता दिया, एग्जाम में कभी भी नहीं पूछा गया। एग्जाम में क्या पूछता है, तो एग्जाम में ये सब चीजें आती है जो अब आपको बताऊंगा, जैसे वैलेंसी। बच्चों वैलेंसी का मतलब क्या होता है, वैलेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन द आउटर मोस्ट सेल, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द आउटर मोस्ट सेल। तो ये बस आउटर मोस्ट सेल याद रखो, इससे आपको याद रहेगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन द आउटर मोस्ट सेल जो होता है वो उसका वैलेंसी होता है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, पहले वैलेंसी बढ़ती है, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द आउटर मोस्ट सेल 1 2 3 4 और द वैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट इज 1 2 3 4। अगर लास्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4 है तो उसकी वैलेंसी 1 2 3 4 ही रहेगी। एग्जांपल मैं आपको देता हूं, मान लीजिए सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। 11 को कैसे बांटेंगे, 2 8 1। तो लास्ट में आपने 1 बोला ना, लास्ट में आपने क्या बोला 1, तो लास्ट को बोलते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ऑटोमोस्ट सेल में तो 1 आया ना, तो उसकी वैलेंसी 1 होगी। ऐसे ही 2 8 2 लास्ट में आपने 2 बोला तो उसकी वैलेंसी 2 होगी। ऐसे 2 8 3 लास्ट में आपने 3 बोला तो वैलेंसी 3 होगी। ऐसे 2 8 4 लास्ट में आपने 4 बोला तो उसकी वैलेंसी 4 होगी। तो अगर लास्ट में 1 2 3 4 आता है तो वैलेंसी वही होती है। बट अगर ऑटोमोस्ट सेल यानी लास्ट में ऑटोमोस्ट सेल में अगर 5 6 7 आए, 5 6 7 8 भी आए या 5 6 7 आए तो उसकी वैलेंसी 3 2 1 होगी। कैसे, अगर 5 है ना, लास्ट में अगर 5 है तो इसको 8 बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए इसकी वैलेंसी 3 मानी जाएगी। मान लीजिए लास्ट में 6 है तो 8 बनाने के लिए 2 और एलिमेंट चाहिए, इसलिए इसकी वैलेंसी 2 मानी जाएगी। अगर लास्ट में 7 है तो उसको 8 बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, इसलिए उसकी वैलेंसी 1 होगी। तो 5 के लिए 3 वैलेंसी, 6 के लिए 2 वैलेंसी और 7 के लिए 1 वैलेंसी। और अगर लास्ट में सब्जी 8 एलिमेंट हुआ तो उसकी वैलेंसी डायरेक्ट 0 टिक कर देना। ठीक है, तो मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अब ध्यान रखिएगा, लास्ट में 1 2 3 4 हो तो वैलेंसी 1 2 3 4 होगी। अगर लास्ट में 5 6 7 हो तो वैलेंसी 3 2 1 होगा। और लास्ट में अगर 8 एलिमेंट्स हो तो उसकी वैलेंसी 0 पे टिक कर देना। नेक्स्ट क्या है, द वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज फ्रॉम 1 to 4 इन ए पीरियड on going from left to right and then decrease to 1 and become 0 in the case of inert gases। चलिए इस लाइन का मतलब बताता हूं। ये लाइन आपसे ये कहता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जब लेफ्ट से राइट जाते हैं ना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, मान लीजिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये है, पूरा टेबल है। जब हम बच्चों लेफ्ट से राइट जाएंगे, ये कर्सर आपको दिखा लेफ्ट से राइट जा रहा है, तो जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं ना, लेफ्ट से राइट, तो वैलेंसी पहले 1 होती है, फिर 2 होती है, फिर 3 होती है, फिर 4 होती है, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0, फिर 1 2 3 4। मतलब लेफ्ट से जब राइट जाते हैं तो 1 से 4 होती है और फिर 4 से 0 होती है। दोबारा याद रखो, लेफ्ट से जब राइट जाते हैं तो वैलेंसी 1 से 4 होती है और फिर 4 से 0 हो जाती है। लास्ट में बता रहा हूं, वैलेंसी जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो पहले 1 से 4 होती है और फिर 4 से 0 हो जाती है। इसमें बस आपको ये लाइन याद रखनी है जो आपको बोली गई है कि 1 से 4 और 4 से 0 हो जाती है। बस ये मेन चीज पूछा जाता है। और अगर हम बैलेंसी की बात करें ग्रुप में,
तो ग्रुप में वैलेंसी सेम रहती है। इन ए ग्रुप ऑल द एलिमेंट्स हैव द सेम वैलेंसी, ग्रुप में वैलेंसी सेम रहती है। अच्छा मतलब पीरियड्स में वैलेंसी कैसे होती है? पीरियड में वैलेंसी मैंने आपको क्या बताया, पीरियड में वैलेंसी जो लेफ्ट राइट बताया था पीरियड के लिए बताया था, पीरियड में वैलेंसी 1 से 4 होती है और 4 से 0 होती है, जबकि ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप में सबकी वैलेंसी सेम रहती है। ठीक है, अगला आता है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज का मतलब एटॉमिक रेडियस है। एटॉमिक साइज का मतलब क्या होता है, रेडियस ऑफ एटम। एटॉमिक साइज का मतलब होता है रेडियस ऑफ एटम। ठीक है, द एटॉमिक रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड एटम। इसका मतलब है एटॉमिक रेडियस का मतलब क्या होता है, तो एक एटॉमिक रेडियस का मतलब होता है, एटॉमिक साइज का मतलब होता है कोई एटम है ना, उसका जो सेंटर है, न्यूक्लियस है और आउटरमोस्ट सेल है, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो एटॉमिक साइज होता है। और सबसे कम जो एटॉमिक साइज होता है वो हाइड्रोजन का माना जाता है। और ये बहुत बार आता है एग्जाम में कि व्हाट इज द एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन, तो ये आपको याद रखना एज इट इज। एटॉमिक साइज ऑफ हाइड्रोजन बहुत ज्यादा आता है बच्चों कि हाइड्रोजन का एटॉमिक रेडियस कितना होता है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक रेडियस होता है 37 पिकोमीटर और 1 पिकोमीटर की वैल्यू कितनी होती है, 10 की पावर -12 मीटर। 1 पिकोमीटर की वैल्यू होती है 10 की पावर -12 मीटर। और हाइड्रोजन की रेडियस सबसे ज्यादा आता है एग्जाम में 37 पिकोमीटर। ठीक है, अब एटॉमिक साइज की बात वही करेंगे, पीरियड्स में कैसा होता है और ग्रुप में कैसा होता है। देखो मेरी बात ध्यान सुनना, अगर हम पीरियड्स की बात करें तो जब लेफ्ट से राइट जाते हैं ना तो एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज होती है। याद रखोगे, लेफ्ट से जब राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है, बस इतना याद रखना, इतना याद रखना पहली लाइन, डिक्रीज इन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बस इतना याद रखना कि पीरियड के अंदर, पीरियड मतलब लेफ्ट से राइट जब जाएंगे ना बच्चों, तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होगी, बट एटॉमिक साइज इंक्रीज होगी कब, जब टॉप से बॉटम आएंगे, यानी ऊपर से नीचे आएंगे ना, ऊपर से नीचे मतलब क्या, कॉलम, जिसको हम आप बार बार बोले ग्रुप। तो ग्रुप में जब ऊपर से नीचे आता है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी, जब लेफ्ट से राइट जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस घटेगी और अप से डाउन आएंगे तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी। दोबारा लास्ट बार बोल देता हूं, इसमें क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है, 24 इंपॉर्टेंट नहीं है, 25 भी इंपॉर्टेंट नहीं है, 26 में ये इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन का एटॉमिक रेडियस 37 होता है। 27 बस याद रखना है कि लेफ्ट से राइट जाएंगे तो एटॉमिक साइज घटेगा, और 28 में याद रखना है अप से डाउन आएंगे तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। अब देखने को ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ये जल्दी याद नहीं होगा, आप चाहो तो इतने सारे पॉइंट को अगर एज इट इज आप कॉपी में लिख लोगे तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आपको याद नहीं होगा, बट इन्हीं पॉइंट में अगर मेन चीज आप जो मैंने आपको बताया, मेन चीज अगर उन्हें कॉपी में नोट कर लोगे ना पॉइंट वाइज, तो आप डेफिनेटली एक बार में एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे और रैंक आपकी बहुत अच्छी आ जाएगी अगर मेरी बात आप सुनोगे। तो बच्चों ये था आपका चैप्टर जिसमें आपने पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में समझा। तो ये पूरा चैप्टर बेसिकली 4 साइंटिस्ट के बारे में था, एक था डॉबेराइनर, एक उसके बाद आए न्यूलैंड, उसके बाद आए मेंडलीव और देन हेनरी मोजले। अब एग्जाम में अगर मैं देखूं प्रीवियस ईयर में क्या है तो ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आता, बड़ा सिंपल क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की खोज किसने करी, ऐसे पीरियोडिक टेबल किसने दिया, कब दिया, तो बड़ा बेसिक क्वेश्चन आता है। फिर भी मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन समझाने की कोशिश करी, क्यों, ताकि मेरा बच्चा किसी भी फील्ड में मार ना खाए, उसे ये ऐसा कोई पेपर हार्ड भी आ जाए किसी भी स्टेट का, पॉलिटेक्निक का, तो उसे ये ना लगे कि मुझे नहीं आता है। और इसका सबूत मैं ये दे सकता हूं, आज आपका केमिस्ट्री खत्म हो गई, लास्ट क्लास थी आपकी। अब आप एक काम करें, जिस भी स्टेट की पॉलिटेक्निक की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप एक बार अपना पेपर उठा लो प्रीवियस ईयर का, अब उठाकर चेक कर लेना, आपको सारे क्वेश्चन इन 9 दिनों में जो आपको केमिस्ट्री पढ़ाई है ना, उससे बाहर अगर कोई भी क्वेश्चन आपको मिल जाए तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि सर ये क्वेश्चन जो था वो नोट्स में नहीं था। तो बच्चों वो क्वेश्चन भी मैं नेक्स्ट टाइम अपने वीडियो में कहीं ऐड कर लूंगा, ताकि वो क्वेश्चन भी आगे आने वाले बच्चों को जरूर बताऊं, क्योंकि मैं भी बहुत स्टेट की पॉलिटेक्निक के पेपर देख चुका हूं। इन वीडियो में से 9 वीडियो में से जो केमिस्ट्री का आपको दिया है मैंने, इसमें से कभी भी कुछ क्वेश्चन ऐसा नहीं हुआ कि इस टॉपिक के अलावा कोई बाहर का टॉपिक आ गया हो। ठीक है बेटा, तो आज केमिस्ट्री कंप्लीट हो गई, तो आप सब अच्छे से केमिस्ट्री की तैयारी करना, उसके बाद हम नेक्स्ट फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, तो सब तैयार रहना। ठीक है बेटा, सब अच्छे से प्रिपेयर करना, मेरी तरफ से बेस्ट विशेष आपको। नमस्कार सबको।